योग्य व्यक्ति का पद वर्ण करता है। योग्य व्यक्ति पद का वर्ण नहीं करता है, पद योग्य व्यक्ति का वर्ण करता है। आप में योग्यता होनी चाहिए। भारतवर्ष में बहुत आवश्यक है योग्यता का निर्माण। जिस दिन भारतवर्ष में योग्यता का निर्माण आरंभ हो जाएगा, उसी दिन बेरोजगारी की समस्या का समाधान हो जाएगा। योग्यता का निर्माण नहीं हो रहा, डिग्रियों का निर्माण हो रहा है, डिग्रीधारियों का निर्माण हो रहा है। और फिर अनैतिक तरीके से लोग किसी भी तरह से डिग्री प्राप्त करना चाहते हैं, और डिग्री प्राप्त करके फिर जो कुछ लग जाए, चाहे खेत बेच दें, चाहे मकान बेच दें, कुछ रिश्वत दे करके फिर वो नौकरी में जाना चाहते हैं। तो अयोग्य व्यक्ति आएंगे सेवा में, तो वो कैसे सही कार्य करेंगे? उनमें योग्यता ही नहीं है। आश्चर्य की बात तो यह है, चिकित्सा जैसे क्षेत्र में आरक्षण, जहां मनुष्य के जीवन से खिलवाड़ हो रहा है, उसके प्राणों के बचाने का प्रश्न है, वहां तो कम से कम योग्यता का आदर होना चाहिए था, है कि नहीं? आरक्षण के विरोधी तो हम नहीं, क्योंकि हवा की वयार ऐसी चल रही है कि इस समय जो कुछ इसके विरोध में कोई कुछ सोचेगा, कहेगा, तस्य सर्वनाशो भविष्यति। ऐसी वयार चल रही है। बाकी हम यह जरूर अपना विचार जब सब कहते हैं तो हमें भी कहने का अधिकार है। हमारा व्यक्तिगत विचार यह है कि जो भी समाज के वंचित हैं, पिछड़े हैं, अभावग्रस्त लोग हैं, उनको निःशुल्क चिकित्सा, निःशुल्क शिक्षा दे करके उन्हें अत्यंत योग्य बनाकर योग्य पदों तक पहुंचाना चाहिए। उसमें न किसी जाति का भेद है और न किसी संप्रदाय का भेद है। यह वस्तुतः उनके ऊपर अनुग्रह है। यदि हम उनका हित चाहते हैं तो हम उन्हें योग्य बनावें। ये उनका वास्तविक हित है। और स्थिति इतनी खराब है, यहाँ तो ये जो है ना ललितपुर, कई चीज़ों में विश्व प्रसिद्ध होना चाहिए इसको। पत्रकारिता में भी ये बहुत आगे है। कितने अखबार छपते हैं भगवान जाने, यहाँ कितने अखबार छपते हैं। सवा से अखबार यहाँ से निकलते हैं। भैया ललितपुर तो विलक्षण ही है इस धरती पर, कुछ न कुछ विचित्रता है। ये कह रहे हैं आचार्य जी, कितने छपते हैं? कितने? हाँ, ये कह रहे 15 राष्ट्रीय हैं, कुछ दैनिक हैं, कुछ साप्ताहिक हैं, कुछ मासिक हैं। तो आचार्य जी जो हैं वो पूरा समेट कर बता रहे हैं। चलो ठीक है, फिर भी बहुत बड़ी संख्या है। ये बहुत बड़ी संख्या है, सामान्य संख्या नहीं है। हमने ये बात इसलिए बीच में कह दी कि उसको इधर उधर करके और उसको प्रचारित मत करना आप लोग।
यथार्थ बात जो हम बोलने जा रहे हैं वो बात, ईमानदारी की बात बताना, सच्ची बात। भगवान के दरबार में बैठे हो, जिनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, क्या ईमानदारी से उन तक आरक्षण पहुंच रहा है? जो लोग उनमें से बड़े अधिकारी बन गए, वो अपने ही लोगों को उसमें प्रवेश कराते चले जा रहे हैं। वस्तुतः जो समाज का वर्ग है जो आरक्षण के दायरे में, उन तक आरक्षण पहुंचता ही नहीं। तो अब जो संपन्न हो गए हैं, सुखी समृद्ध हो गए हैं, बड़े अधिकारी ऑफिसर हो गए हैं, सरकारी सेवा तो मिलती ही है, और बाकी कितने दिनों तक मशीनें नोट गिनने में लगती हैं, बात तो अलग है, वो विषय अलग है, वो कमाई अलग है। तो क्या जिनके पास बड़े बड़े पद हैं, प्रतिष्ठा है, अधिकार है, या जिनके पास अरबों खरबों रुपए आ गया है, क्या उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए? क्या बताओ आप ईमानदारी से? पर जाति के कारण वो भी आरक्षण के पात्र बने रहते हैं, और ईमानदारी से जिस समाज को मिलना चाहिए उस समाज तक आरक्षण नहीं पहुंच पाता। और उस समाज का उपयोग केवल वोट के संग्रह में किया जाता है। ईमानदारी से उस समाज के हित का चिंतक दुर्लभ है। मुश्किल है ये कहना, तो कठिन है, लेकिन दुर्लभ है। और ये तब होगा भैया जी, ये तब होगा जब प्रत्येक भारतीय व्यक्ति अपने मन में यह निश्चय कर ले कि हमको भारतवर्ष को विश्व का सबसे उच्चतम आदर्शों वाला, विकास में, योग्यता में, हर क्षेत्र में सबसे अग्रणी देश बनाना है। ऐसा निश्चय यदि प्रत्येक भारतीय व्यक्ति करेगा तो ही इसका समाधान है। अब बताइए, जो स्पष्ट रूप से देश को विखंडित करना चाहते हैं, जिनके कारण देश का विभाजन पहले भी हुआ और आज भी वे विभाजन की ओर ही बढ़ रहे हैं, जिन पर आरोप है कि वे देश की अखंडता को समाप्त, नष्ट भ्रष्ट करने के लिए बाहर से धन ले रहे हैं, और आरोप नहीं है, प्रमाणित है, उसके लिए वो जेल में पड़ा हुआ है व्यक्ति। पर जेल में पड़ा हुआ व्यक्ति लोकसभा का चुनाव जीत गया, हैं? निर्दलीय जीत गया, और अब भारत की मिट्टी में पैदा हुए वकील उसकी कवायद कर रहे हैं कि उसको, इतने लोग उससे प्रेम करने वाले हैं तो उसको संसद में और शपथ लेने के लिए आना चाहिए। क्यों नहीं ऐसा कानून देश में बनता है कि आपराधिक चरित्रों के व्यक्ति किसी दल में, किसी पार्टी में ही क्यों न हो, यदि वे आपराधिक चरित्र के व्यक्ति हैं तो उनका राजनीतिक मंच पर आना सर्वथा वर्जित होना चाहिए। जनता पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, पर ऐसे लोग भी हैं जिनको पीने वाली बोतल बांट दो, खाने के लिए उटपटांग दे दो और कुछ दे दो रोकड़, और उनसे जो चाहो सो करवा लो।
ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है। इसलिए आपराधिक चरित्र के व्यक्तियों का राजनीतिक प्रवेश सर्वथा वर्जित होना चाहिए, और जो आपराधिक चरित्र के हैं उनको कानून के माध्यम से, वे किसी दल किसी पार्टी में हो यदि हैं, चाहे वे किसी पद पर हो, उनको निष्कासित भी होना चाहिए। ग्राम पंचायत से लेके लोकसभा तक किसी भी तरह का छोटा बड़ा चुनाव वे न लड़ सकें, ऐसा कठोर कानून ईमानदारी से बनना चाहिए, तभी राजनैतिक शुचिता आएगी। प्रदीप चौबे जी इस कथा में मुख्य मनोरथी हुए हैं। कई बार प्रदीप चौबे जी की जैसी प्रवृत्ति के लोग, इस तरह के स्वभाव के लोग कई बार इतने घबरा जाते हैं कि महाराज अब तो हम इस राजनीति से बिल्कुल अलग होना चाहते हैं। लेकिन हम एक बात आपसे पूछें, साधु प्रकृति के, सज्जन प्रकृति के सभी लोग अलग होना चाहेंगे, तब कैसे लोग आएंगे राजनीति में? ये तो विचार करो। और फिर राष्ट्र का और समाज का क्या होगा, इसका भी विचार करना चाहिए। इसलिए राजनैतिक शुचिता ऐसी आनी चाहिए इस देश में कि अच्छे सभ्य सज्जन लोग भी इच्छा करें कि हम भी अपना जीवन राष्ट्र के लिए अर्पित करेंगे, समाज के लिए अर्पित करेंगे, अपना तन मन धन राष्ट्र को अर्पित करेंगे। हमें राष्ट्र से क्या चाहिए? राष्ट्र ने हमें संस्कार दिए, राष्ट्र ने हमें जीवन दिया, राष्ट्र ने हमें क्या नहीं दिया। हम अपने सर्वस्व को न्यौछावर करके भी राष्ट्र भूमि के ऋण से उर्ण नहीं हो सकते। ऐसी भावना रखने वाले राष्ट्रभक्त लोग समाज में आगे आने चाहिए। मेरे श्याम लगो